दोस्तों, अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो जाए तो फिर आगे का जीवन इतना आसान नहीं होता है। अगर इंसान वक्त रहते सही कदम ना उठाए तो ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। आज की कहानी में भी कुछ सेम ऐसे भी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना मुंबई शहर का एक इलाका पड़ता है दादर। बात कर रहा हूँ मैं 18 मार्च को शाम के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल इसी दादर के हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति स्ट्रेचर को लेकर काफी तेजी से इमरजेंसी वार्ड में जाता है और डॉक्टर को चिल्लाते हुए आवाज देता है कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। दरअसल मेरी पत्नी ने जहर खा लिया है और मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। डॉक्टर जब उस महिला को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि उस महिला की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इसलिए डॉक्टर अभी इस पूरे वारदात के बारे में उस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा नाम प्रमोद है। दरअसल शाम के वक्त जब मैं ड्यूटी से अपने घर पर पहुंचा तो देखा मेरी पत्नी फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके बगल में एक लेटर भी पड़ा हुआ था। जब मैंने लेटर को पढ़ा तो मालूम चलता है कि मेरी पत्नी ने जहर खा लिया है। इसलिए मैं आनन फानन में उसे लेकर के हॉस्पिटल में आया। प्रमोद जब यह सारी बातें डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर को लगता है कि अब यह मामला पुलिस का है। इसलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी दादर थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। साथ ही साथ इस बारे में प्रमोद से पूछती है। प्रमोद कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का नाम शालिनी है। दरअसल मेरी पत्नी भी एक कंपनी में नौकरी करती थी, लेकिन आज उसने छुट्टी किया था क्योंकि उसे कोई जरूरी काम था। दरअसल मैं दादर के एक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के पद पे नौकरी करता हूँ। शाम के 5 बजे जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो देखा मेरी पत्नी इस हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी। प्रमोद जब यह सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ प्रमोद को भी लेकर उसके घर पर चली जाती है। पुलिस जब प्रमोद के घर पर पहुंचती है, उस लेटर को अपने कब्जे में ले लेती है और घर की मुआयना करती है। उसके बाद से पुलिस थाने में आ जाती है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी शालिनी के पिता राम कृपाल को दे देती है। राम कृपाल जो झारखंड प्रदेश के सिंदरी का रहने वाला है। इधर राम कृपाल को जब मालूम चलता है, मुंबई थाने में जब पहुंचता है, पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी किसी ने हत्या किया है। हालांकि राम कृपाल जब हत्या की बात पुलिस वालों से कहता है, पुलिस राम कृपाल से कहती है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? इस पर राम कृपाल पुलिस को कोई जवाब नहीं देता, जिससे पुलिस को भी राम कृपाल की बातों पर कोई दम नहीं लगता है। उसके बाद से पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। आखिरकार 2 महीने के बाद 27 अप्रैल को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि शालिनी की मौत जहर खाने की वजह से नहीं हुई, बल्कि सर में काफी गहरी चोट लगने की वजह से हुई है। हालांकि शालिनी के शरीर में जहर का भी अंश मिलता है, लेकिन वह जहर जूस के माध्यम से दिया गया था। जैसे इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, यह देख करके पुलिस एकदम से चौंक जाती है और फिर उसके बाद पुलिस अब इस केस को काफी सीरियस तरीके से ले लेती है। दरअसल पुलिस सबसे पहले प्रमोद को थाने बुलाती है और प्रमोद से कहती है कि तुम्हारी पत्नी ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी किसी ने हत्या किया है। प्रमोद को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या किया है, प्रमोद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। लेकिन प्रमोद अब पुलिस वालों के ऊपर दबाव देने लगता है। कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का जो भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पुलिस कहती है कि हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। उसके बाद से पुलिस अब इस केस का खुलासा करने के लिए सबसे पहले शालिनी के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। हालांकि पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है
तो उस कॉल डिटेल में भी कोई ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पर पुलिस कोई कार्रवाई कर सके। जब शालिनी के मोबाइल से पुलिस को कुछ नहीं मिलता, उसके बाद से पुलिस शालिनी के पति प्रमोद के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब प्रमोद के कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पर प्रमोद पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। दरअसल 16 मार्च को भी प्रमोद ने उस नंबर पर शाम के वक्त एक बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी पारुल के नाम पर रजिस्टर्ड है। पारुल, जिसकी उम्र लगभग 30 साल, जो कि दादर की रहने वाली है। दरअसल यह पारुल कोई और नहीं बल्कि प्रमोद के बचपन की दोस्त है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिलता है, पुलिस अब शालिनी के बारे में पता लगाने के लिए फिर से प्रमोद के घर पर जाती है और प्रमोद के पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो प्रमोद के पड़ोसी कहते हैं कि हाँ साहब, उस दिन शाम के वक्त पारुल प्रमोद के घर पर आई हुई थी। पड़ोसी जैसे ही इस तरह की बात कहते हैं, पुलिस पड़ोसियों के तहरीर पर 31 अप्रैल को प्रमोद और पारुल दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से शालिनी के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन दोनों एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमने शालिनी की हत्या नहीं किया है। इसलिए पुलिस अब दोनों को अलग अलग बिठा करके एक नोटबुक देते हैं और उसमें कुछ नोट करवाते हैं। दोनों जैसे ही उस नोटबुक पर नोट करते हैं, पुलिस उस नोटबुक को लेकर उस सुसाइड लेटर से मैच कराती है। हालांकि पुलिस जब उस सुसाइड लेटर लेकर के मैच कराती है तो पारुल का नोट उस सुसाइड लेटर से मैच कर जाता है, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि वह सुसाइड लेटर पारुल ने ही लिखी थी। इसलिए पुलिस अब पारुल से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार पारुल मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों से कहती है कि हाँ साहब, शालिनी की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन पारुल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में सुनने के बाद हर कोई चौंक जाता है। दरअसल प्रमोद और पारुल जो मूल रूप से झारखंड प्रदेश के सिदरी के ही रहने वाले हैं और बचपन से दोनों एक ही साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे, जिसकी वजह से दोनों में काफी गहरी दोस्ती भी होती है। लेकिन जैसे ही दोनों जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, आखिरकार बचपन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर पारुल और प्रमोद के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इंटरमीडिएट तक की जब इनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद से दोनों के दोनों अपने करियर की तलाश में निकल जाते हैं। दरअसल प्रमोद जो ग्वालियर में अपनी पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, तो वहीं पर पारुल दादर में आ जाती है। जब दोनों अलग हो जाते हैं, उसके बाद से दोनों का कांटेक्ट भी टूट जाता है। प्रमोद ग्वालियर से रह करके मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करता है। पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाती है, उसकी नौकरी मुंबई के दादर शहर में लग जाती है। प्रमोद को जब दादर में नौकरी मिल जाती है, उसके बाद से दादर इलाके के एक किराए का फ्लैट ले लेता है और वहीं पर रहकर अपनी नौकरी करने लगता है। इधर पारुल भी जब दादर में आती है, MBA की जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद पारुल को भी एक MNC कंपनी में मैनेजर पद की नौकरी मिल जाती है। उसके बाद से पारुल भी दादर में अपने किराए का एक फ्लैट लेकर वहीं से नौकरी करने लगती है। हालांकि दोनों दादर में ही रहते थे, पास रहते हुए भी दोनों का कभी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार प्रमोद के बचपन के स्कूल के जो दोस्त होते हैं, दोनों में इतना काफी गहरा प्यार हो जाता है कि अब प्रमोद और पारुल शादी का फैसला कर लेते हैं। लेकिन अभी इधर प्रमोद के परिवार वाले उसकी शादी अपने ही इलाके की रहने वाली शालिनी से तय कर देते हैं। इस बात की जानकारी जब प्रमोद को मालूम चलता है, प्रमोद जब अपने घर पर आता है, अपने पिता से पारुल को लेकर के साफ सुथरे बात करता है। दरअसल प्रमोद अपने पिता रामदेव से कहता है कि मैं पारुल से बचपन से ही प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। दरअसल प्रमोद पारुल की नौकरी के बारे में भी अपने पिता को बताता है, लेकिन इसके बावजूद प्रमोद के पिता इस शादी से मंजूर नहीं होते हैं और आखिरकार शालिनी से ही उसका रिश्ता तय कर देते हैं। प्रमोद को जब लगता है कि उसके पिता मानने वाले नहीं है, आखिरकार अब प्रमोद शालिनी से मिलने का तय कर लेता है। जब एक दिन प्रमोद को मौका मिलता है, शालिनी से जाकर मुलाकात करता है, पारुल के बारे में शालिनी से सब कुछ सच सच बता देता है।
प्रमोद शालिनी से कहता है कि मैं पारुल से प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन प्रमोद जब अपनी सारी सच्चाई शालिनी से बताता है, यह सुनकर शालिनी भी काफी खुश हो जाती है। दरअसल शालिनी को लगता है कि वाकई में प्रमोद एक सच्चा इंसान है। पारुल के बारे में जानने के बावजूद भी शालिनी प्रमोद से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और आखिरकार घटना के ही ठीक 2 साल पहले प्रमोद और शालिनी की शादी हो जाती है। प्रमोद जब शालिनी से शादी कर लेता है, शादी करने के बाद शालिनी को लेकर मुंबई के दादर अपने किराए के एक फ्लैट में आ जाता है और वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। इधर प्रमोद शालिनी से शादी तो कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद पारुल और प्रमोद दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद नहीं करते हैं। शालिनी को पहले ही मालूम था कि उसका पति पारुल से प्यार करता है। शालिनी सोच करके आई थी कि अपने पति से इतना प्यार करेंगे कि प्रमोद पारुल को भूल जाएगा। पर जैसे ही शादी के कुछ महीने का समय गुजरता है, प्रमोद के घर में जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, शालिनी अपने पति से कहती है, दरअसल मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी करने के लिए जब कहती है, प्रमोद उसे मंजूरी दे देता है और फिर शालिनी का यह बायोडाटा बनाने के लिए पारुल को अपने घर पर ले आता है। खुद पारुल ही शालिनी का बायोडाटा बनाती है। उसके बाद से शालिनी को भी एक MNC कंपनी में नौकरी मिल जाती है। लेकिन एक बार पारुल जब प्रमोद के घर पर आती है, उसके बाद से बार बार उसके घर पर आना जाना शुरू कर देती है। पारुल जब बार बार प्रमोद के घर पर जाना शुरू करती है, अब शालिनी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चाह करके भी शालिनी पारुल को कुछ बोल नहीं पाती है। लेकिन हंसी मजाक में ही पारुल को कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुनकर शालिनी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पारुल भी अपने प्यार को लेकर के मजबूर थी, इसलिए चाह कर पारुल भी कुछ नहीं कर पाती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इसके बावजूद भी पारुल जब प्रमोद के घर पर जाना बंद नहीं करती, आखिरकार अब शालिनी पारुल से झगड़े तकरार करने लगती है। इस वजह से अब पारुल काफी गुस्से में आ जाती है। एक दिन पारुल जब प्रमोद से मुलाकात करती है, उसकी पत्नी की शिकायत करती है। जब तरह तरह की शिकायत प्रमोद से करती है, प्रमोद भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही शालिनी को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। हालांकि प्रमोद जब अपनी ही पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय करता है, पारुल भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से पारुल और प्रमोद एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 16 मार्च को प्रमोद अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और शालिनी छुट्टी लेकर घर पर ही रहती है, क्योंकि शालिनी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना होता है। जैसे ही शाम के 4 बजता है, करीब 4 बजे के आसपास पारुल प्रमोद के घर पर पहुंच जाती है। उस वक्त शालिनी घर पर अकेली रहती है। हालांकि पारुल जब शालिनी के घर पर पहुंचती है तो बाहर से ही 2 गिलास के जूस लेकर आती है। जब शालिनी के घर पर पहुंचती है, शालिनी जब अपने सामने पारुल को देखती है, देखते ही कहती है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। इस पर पारुल जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुरंत ही यहाँ से चली जाऊंगी, थोड़ी देर बैठ करके बातचीत करते हैं, उसके बाद से तुम चली जाना। दोनों थोड़ी देर तक बैठ करके बातचीत करते हैं, लेकिन उसी वक्त पारुल दोनों जूस का गिलास सामने रख देती है और उसमें एक गिलास शालिनी को देती है। लेकिन इससे पहले कि शालिनी उस जूस के गिलास को पी पाती, पारुल शालिनी से कहती है, क्या मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? शालिनी तुरंत ही किचन में चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि शालिनी किचन से बाहर आ पाती, इधर पारुल अपने बैग से कुछ जहरीले पदार्थ निकालती है और उसे शालिनी के गिलास में मिला देती है। शालिनी जब किचन से बाहर आती है, फिर से दोनों वहीं पर बैठ करके बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान शालिनी उस जूस को पी जाती है, जिसे पीने के थोड़ी देर के बाद शालिनी के अंदर असर होने शुरू हो जाता है। दरअसल शालिनी एकदम से बेचैन ही नहीं हो उठती, बल्कि उसे उल्टियां भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए शालिनी दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन इससे पहले कि शालिनी दरवाजे की तरफ जाती, पीछे से पारुल आकर के उसे पकड़ लेती है और उसे जमीन पर पटक देती है, जिसकी वजह से शालिनी बेहोश हो जाती है। शालिनी जब बेहोश हो जाती है, बेहोश के हालत में ही पारुल शालिनी को पकड़कर उसके शरीर को फर्श पर जोरदार तरीके से 4 से 5 बार टक्कर मारती है, जिसकी वजह से शालिनी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। शालिनी की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से शालिनी की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर
पारुल दादर अपने कमरे पर चली जाती है और कमरे पर पहुंचने के बाद प्रमोद को फोन करती है और पूरे घटना के बारे में प्रमोद से बताती है। साथ ही साथ प्रमोद से कहती है कि मैंने उसकी डेड बॉडी के बगल में एक सुसाइड लेटर छोड़ दिया है। अगर पुलिस जाकर के जांच पड़ताल करेगी, सुसाइड लेटर को जब पढ़ेगी, पुलिस को भी लगेगा कि शालिनी ने आत्महत्या कर लिया है। इधर जैसे ही शाम के 6 बजता है, प्रमोद जब अपने घर पर पहुंचता है, अपने बचाव के लिए शालिनी की डेड बॉडी को आनन फानन में उठा करके हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी पत्नी ने जहर खा लिया है, प्लीज आप इसे बचा लीजिए। वाकई में पारुल जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस पारुल के तहरीर पर प्रमोद को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।